साथियों नमस्कार। देश की राजनीति में चुनावी माहौल अपने सबाब पर धीरे धीरे चढ़ने लगा है। राजनीतिक दल अपनी पारी को बेहतर खेलने के लिए अपनी राजनीतिक पिच तैयार करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विरोधी गठबंधन दल अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सारे जतन कर रहा है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा जातीय जनगणना को लेकर के एक नई चाल या एक नया दांव पेच राजनीतिक तौर पर खेला जा रहा है। कल बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना का सर्वे किया गया, उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए गए। इसको लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी अभी लगभग कुछ कहने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, वहीं विरोधी दल इसको एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर संजय मिश्रा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, कल बिहार सरकार के द्वारा जो उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, जातीय जनगणना, उसका एक सर्वे के जो डाटा है वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं। डाटा को लेकर के कई तरह की बातें हैं। कुछ लोग इसकी वैधता पर, इसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब तक इसको कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक हम बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को सत्य मान लेते हैं और इसके राजनीतिक संदर्भ पर हम चर्चा करेंगे। जानना चाहता हूं सर मैं आपसे कि जो बिहार सरकार इन जातीय आंकड़ों को लेकर के जो इंडी गठबंधन है, भाजपा विरोधी दल है, वह इसको एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, लेकिन ये बात सही है कि इस घोषणा से विपक्षी दलों के गठबंधन को, जिसको INDIA का नाम दिया गया है, उसमें एक नई ऊर्जा, नई जान फूंक दी गई है। लेकिन ये कितना उनके हित में कारगर होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इनकी ये कोशिश है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, ये कह करके कि जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं। इसी मुद्दे को वो बुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही आलोचना होती थी कि यह पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, आज के डेट में ये बात सही नहीं है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी बनिया और ब्राह्मण की जो पार्टी कही जाती थी, वो अब बिल्कुल सूट नहीं करती है। वो इसका एप्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद अति पिछड़ी जाति से आते हैं और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है और केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा में इनके जो सदस्य हैं, बड़ी संख्या पिछड़ी जातियों से आते हैं। तो ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति विरोधी है, ये आरोप मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इनको वोट दिलाने में कामयाब नहीं होगी। जैसे सर आप कह रहे हैं कि इनका जो मास्टर स्ट्रोक है, आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है कि यह एक उत्साहवर्धक तो है, इनको एक उत्साह तो दे रहा है, लेकिन यह वोट दिलाने में कामयाब नहीं होगी। तो फिर इस जातीय सर्वेक्षण का लाभ क्या हुआ? बताया जा रहा है कि इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ का एक बजट, अच्छा खासा बजट खर्च किया है। तो फिर यदि 500 करोड़ खर्च करके भी यह जो इंडी गठबंधन है, विशेष रूप से आरजेडी और जेडीयू, उस स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं, बीजेपी को उस पिच पर जाकर के नहीं घेर पा रहे हैं, तो फिर इसका क्या लाभ रहेगा? क्या चुनाव में क्या रोल रहेगा इसका?
नहीं, पिछड़ी असल में मेन जो फोकस इस सर्वे का है और जो आरजेडी, समाजवादी पार्टी और अन्य इनके जो सहयोगी दल हैं, उनका फोकस यही है कि जो पिछड़ी जाति है, जो वोट बैंक इनका पिछड़ी जातियों में है, जो खिसक करके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई थी, उनको किसी न किसी तरीके से वापस लाना है ना। लेकिन ये कितना इसमें सक्षम होंगे, कितना ये कारगर होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये इनको जो जिस तरीके से ये उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके से इसको ये मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा, ये टाइम फिक्स हो जाएगी, है ना। अंततोगत्वा आज के डेट में हमारे जो वोटर्स हैं वो बहुत ही समझदार हो गए हैं और बहुत सी बातों को ध्यान में रख करके वोट डालते हैं, सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं करते हैं। और यही कारण है कि ये जातिगत पार्टियों को छोड़ करके पिछड़ी जातियों के बहुत बड़ी संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है, खास तौर पे। और दूसरी बात यह भी है कि पिछड़ी जाति जो है एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है, इसके अंदर जो है अति पिछड़ी जाति आते हैं और अति पिछड़ी जाति जो है ये इन पार्टियों के द्वारा हमेशा से उपेक्षित रही है और ये अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। और मुझे कोई ऐसा कारण नहीं लगता कि वो इस तरह के हथकंडे से, विपक्षी दलों के हथकंडे से वो भारतीय जनता पार्टी के दामन को छोड़ करके फिर इनके पाले में चली जाएगी। अच्छा सर, एक बात देखें, जो अभी ये जातिगत सर्वे जो आया है बिहार सरकार की तरफ से, यह लगभग वही है जो 90 के दशक से लेकर के 2014 तक बिहार में चला आ रहा था। मतलब वही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये डोमिनेंट कास्ट है। स्वर्ण और इनकी संख्या लगभग वही कम थी। और यही इसको प्रूव करने के लिए, शायद यही दिखाने के लिए कि बिहार में एक मैसेज देने के लिए सामाजिक स्तर पर कि बिहार के अंदर जो ये स्वर्ण जात है इनकी संख्या कम है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग ज्यादा है, तो संसाधनों पर इनका हक ज्यादा हो। तो अभी तक 90 से लेकर के जो 14 तक या के समय तक की जो बिहार की राजनीति थी, यदि यही हालत जो अभी आंकड़े आए हैं, ये लगातार पीछे भी हमें दिखते रहे। यह अलग बात है कि इन्होंने इसको आंकड़े के रूप में पेश कर दिया, वरना कहा यही जाता था कि बिहार में वही पिछड़ों की और अति पिछड़ों की राजनीति है। तो कौन सा इन्होंने इतना बड़ा भला कर दिया, या अब इन आंकड़ों को आने के बाद ऐसा कौन सी पॉलिसी मेकिंग है पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए करने जा रहे हैं, कर सकते हैं, या इससे ऐसा क्या क्या एक संदेश देंगे जिससे कि ये कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट है, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये इनकी तरफ आ सकते हैं? इनको ऐसा लगभग ऐसा आभास है। नहीं, देखिए, जातिगत आधार पर जनगणना अभी तक नहीं हो रही थी। जो सेंसस होते हैं, जनगणना होती है हर 10 वर्ष पर, वो 1931 में लास्ट ओबीसी का काउंट किया गया था उसमें, है ना, अति पिछड़ा जाति का काउंट किया गया था। उसके बाद से अति पिछड़ी जातियों को इसमें काउंट नहीं किया गया। और संविधान निर्माताओं की ये कोशिश थी और उन्होंने इसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया, जिससे कि हम लोग एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और ये एक बड़ा कारण रहा है कि ओबीसी के काउंट नहीं किए गए। ठीक है, जनगणना में एससी और एसटी के लिए काउंट किया गया। वो उनकी जो स्थिति थी, पोजीशन रही है, ऐतिहासिक दौर में भी देखें तो बहुत ही निम्न स्थिति रही है और उनके विरुद्ध तरह तरह के अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण होता रहा है। इसलिए उनको एक अलग स्थान संविधान में भी दिया गया है। लेकिन जहां तक पिछड़ी जातियों के उत्थान की बात है, ऐसा कोई प्रावधान संविधान के अंदर जाति के आधार पर नहीं किया गया। ये जरूर कहा गया है कि पिछड़ी
वर्ग, पिछड़े वर्ग की बात की गई है, जाति की बात नहीं की गई है। लेकिन जी इसके जी। बावजूद ये मंडल कमीशन के द्वारा जाति को वर्ग माना गया और 1992 90s के दशक में केंद्र सरकार के नौकरियों में उनको आरक्षण दी गई। अब ये आंकड़ा जो बिहार सरकार ने सामने रखा है, उसमें जो काउंट सामने आया है, ओबीसी के जो काउंट सामने आए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 63% है। ओबीसी रिजर्वेशन और एससी एसटी रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाई हुई है 50% की। ये ऑलरेडी 50% है। तो क्या ये जो आंकड़े आए हैं, इस आंकड़े से क्या इस कैप को हटा देना चाहिए? क्या ये मामला कानून में और न्यायालय में उलझ नहीं जाएगा? ऑलरेडी बिहार सरकार ने इसको पब्लिक करके एक गलती की है, क्योंकि ये मामला अभी भी, ये ठीक है कि हाई कोर्ट ने जातिगत आधार पर जनगणना की अनुमति दे दी थी कि ओबीसी की काउंट होनी चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट की काउंट होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी भी विचाराधीन ही है। इसके बावजूद बिहार सरकार ने इसको पब्लिक कर दिया। अब ये क्या करने वाले हैं, इसके जरिए से किस तरह के कार्यक्रम वो लाएंगे, क्योंकि ओबीसी के लिए कार्यक्रम ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं, उसके ऊपर ये क्या करना चाहते हैं, ये बहस का विषय है। और ये इसलिए किया जा रहा है, उनका साफ एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से 2024 में जो चुनाव होने वाला है, किसी तरीके से वो बीजेपी को एंटी ओबीसी पेंट करना चाहती है, और वही उनका ये पूरा उद्देश्य, पूरा ड्रामा जो है वही उसी के उद्देश्य से कर रहे हैं। अच्छा सर, जब ये लोग जो सिविल सर्विसेज है और बड़ी जो सेवाएं हैं, उनमें आरक्षण का अधिकार या वो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल, और इस जाति के आंकड़े को पब्लिश करके किस तरह से ओबीसी को ये फायदा पहुंचा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं जो स्थानीय नगर निकाय है, स्थानीय निकाय है बिहार में, उनमें आरक्षण को लागू कर सकते हैं। वहां ऑलरेडी, मैं गलत नहीं हूं तो वहां ऑलरेडी आरक्षण व्यवस्था लागू है ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए भी वो सीटें लागू है। वहां तो ये चीज एक तरह से बेईमानी हो गई केंद्र से, केंद्र के स्तर पर बिहार सरकार इन आंकड़ों को अप्लाई कर नहीं सकती, क्योंकि वो अधिकार केंद्र सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस बात को लेकर के जो राजनीति के जानकार है, राजनीतिक रणनीतिकार है, इवन प्रशांत किशोर भी ये कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन की तरफ से यह एक लास्ट भाजपा की के तरफ एक दागा गया लास्ट हथियार है, लास्ट का दाव पेच है, इसको भ्रामक भी कह रहे हैं। तो क्या इसको इस तरह माना जाए कि जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों को अगर मैं देख पा रहा हूं तो हिंदू और मुस्लिम को भी अगर हम देखें तो 18 और 82, इन्होंने 18 को सेपरेट रखा है, 82 को इन्होंने अलग 36, 22, 2, 6 इस तरह से करके डिवाइड किया है। तो क्या ये फिर उसी फैक्टर की तरफ वापस लेके जा रहे हैं जो बिहार के अंदर जातीय राजनीति 90 के दशक से होती थी, जैसे एमवाई फैक्टर या कोई और फैक्टर करके और गठजोड़ करके जातियों का करते हैं? तो क्या ये वही 82% को तोड़ करके एक नई राजनीतिक समीकरण बनाने की तरफ है? क्योंकि ये स्टाइल, ये शैली लालू प्रसाद यादव की है, और लगता है जो अभी भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार के इस दाव के पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का ही माइंड गेम अभी बताया जाता है। तो क्या ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो जैसे मैंने बोला कि ये वक्त बताएगा, और जहां तक राजनीतिक फायदे की बात है, लाभ की बात है, वो ठीक है कि नीतीश कुमार और आरजेडी दो अलग अलग पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि हैं, और इनके गठजोड़ से इनको फायदा पहुंचा है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। लेकिन 2024 का जब चुनाव होगा, बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स आज के समय में बहुत ही होशियार हो गए हैं, बहुत ही समझदार हैं, और वो लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव दोनों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो ये जो खेल ये खेल रहे हैं, तो 2024 में
वोटरों के सामने जो मुद्दे होंगे वो नेशनल लेवल के मुद्दे होंगे। उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका जो नेतृत्व है वो एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। तो इसलिए ये लाख कोशिश कर लें, 2024 के चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे वो राष्ट्रीय स्तर के रहेंगे, नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा, है ना। ये बात सही है कि जब विधानसभा का चुनाव हो सकता है, क्योंकि इनका गठबंधन पहले से ही बना हुआ है, तो इनको फायदा पहुंचे। थोड़ा लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि 2024 में इस सर्वे से इनको कोई फायदा पहुंचने वाला है, ये मुझे नहीं लगता है। इस परिस्थिति में जब आई इंडी गठबंधन, यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय आंकड़ों का ये सर्वे लागू कर दिया, हालांकि बहुत से लोग तो सर्वे को भी अभी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सर्वे में अभी आर्थिक, सामाजिक और कई तरह के जो आधार होते हैं उनकी चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ संख्या बल बता दिया गया है किसका कितना है, किसके पास कितने संसाधनों पे कब्जा है। और अभी तो लड़ाई इस, अगर ओबीसी डोमिनेंट की भी बात करें तो अभी ओबीसी के अंदर भी इस बात को लेकर के लड़ाई यानी कि चर्चा होगी कि ओबीसी की कौन सी जाति डोमिनेट कर रही है और ओबीसी के अंदर की दूसरी जातियां किस स्थिति में है। अभी तो यह भी चर्चा का विषय होगा। और एक जो मैं समझ पा रहा हूं, इस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस स्थिति में बीजेपी का क्या एक स्टैंड रहेगा, क्या एक इसके ऊपर क्या एक फैसला रहेगा बीजेपी का, जो इंडी गठबंधन की तरफ से ये जातीय सेंसस, ये सर्वे के आंकड़े जो जारी किए गए हैं। देखिए, अब ये जो सर्वे सामने आया है इसमें बहुत सारी बातें वही सामने आई है जो लोग ऑलरेडी इसको जान रहे थे, समझ रहे थे, बिल्कुल है ना। जैसे कुछ नहीं आया है। यादवों की जो संख्या है वो मोर देन 14% है ना। तो क्या यादव, जो कि एक डोमिनेंट कास्ट है बिहार में ओबीसी की तरफ से, या सभी जातियों को मिला दें तो भी एक डोमिनेंट कास्ट है, क्या ये अपने डोमिनेंस का दुरुपयोग करेंगे? क्योंकि पहले का जो इतिहास है, इनके शासन का जो इतिहास है वो यही बताता है कि इनकी जब भी सरकार रही है तो एक यादवाइजेशन या यादवीकरण पूरे प्रशासन का हुआ है। तो क्या ये डर अति पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं सताएगा? क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अपने राज्य की पाली खेल चुके हैं और वो अब एक रिटायरमेंट के फेज में उन्होंने कदम रख दिया है और उन्होंने राज्य के प्रशासन के बागडोर को, सत्ता को तेजस्वी यादव के हाथ सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है। कहीं न कहीं ये सरेंडर भी दिखाता है कि किस तरीके से इनको दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन खैर वो तो अलग मुद्दा है। तो फिर से बात वहीं पर घूम के आ जाएगी कि जो सरकार बनेगी, अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर से यादवों का बोलबाला नहीं होगा, है ना। और ओबीसी जिनकी ये दुहाई दे रहे हैं और जिनके लिए चैंपियन कर रहे हैं, क्या उसके अंदर अति पिछड़ी जाति के लोग फिर से मार्जिनलाइज्ड महसूस नहीं करेंगे? जी जी, तो क्या ऐसे में इनकी राजनीति दीर्घ काल तक चल सकती है? क्योंकि इनकी जो ये पहले वाली राजनीति रही है उसका खात्मा हो गया और फिर से जब नीतीश कुमार एक तरीके से हट जाते हैं सीन पर से, बिहार के राजनीति से, तो दोबारा तेजस्वी यादव ये ऑल इम्पोर्टेंट लीडर बनेंगे। तो वैसे में ये लोगों को लगेगा और अति पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को भी लगेगा कि फिर से यादवाइजेशन, यादवों का दबदबा और वर्चस्व बिहार की राजनीति में होगा और ये एट द कॉस्ट ऑफ
एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होगा, है ना। ये एक इस तरह आशंका है। से यदि इस बात को हम ऐसे समझें कि जो बिहार सरकार के द्वारा आरजेडी और जेडीयू के द्वारा जो ये जाति की बिसात बिछाई गई थी, इसकी मिसाइल बीजेपी या एनडीए के ऊपर चले उससे पहले इस बात की संभावनाएं भी बन चुकी है कि यदि ये जो आंकड़े आए हैं इसके बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा के अंदर एक तनाव पैदा हो सकता है। यानी कि वहां भी ये चीज दिखती है कि बिहार की राजनीति में ओबीसी पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो मलाई है एक वर्ग विशेष खा रहा है। तो अब सवाल ये उठेंगे कि जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा के इतने बड़े हिमायती है, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो दूसरी जातियां उनको उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई। और एक बात और भी इन आंकड़ों से मैं देख पा रहा हूं सर, ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि बैठे बिठाए भाजपा का जो एक मूल मंत्र है उसको इन्होंने उजागर कर दिया है कि यानी कि 82% और 18%, यानी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति का भी एक आधार यहां दिखा दिया है और स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जो बिहार सरकार की ये नीति है ये 82 को तोड़ने की है और 18 की नहीं। एक सवाल और ये भी पैदा होता है यहां पर सर कि अब मुसलमान भी इस बात पर, जो कि 18% है, इस पर विचार करेंगे कि उनको, जिसको अभी तक बिहार सरकार चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, वह एक बड़े वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन उनको उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी नहीं दी गई है। तो कब सवाल यह भी उठता है कि उनको कब तक हिस्सेदारी मिल जाएगी और जो दूसरी अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं वो डोमिनेंट कास्ट को पीछे करके या डोमिनेंट कास्ट से अपनी हिस्सेदारी कब तक लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि ये पूरा जो खेल खेला गया है वो पिछड़ी जाति को लेकर के खेला गया है। तो इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग पा रहा है, पाएगा जब इनकी हिमायत होगी और इनकी कोई चर्चा नहीं होगी, तो वैसे में ये अलग थलग जरूर पड़ेंगे। लेकिन वही प्रश्न है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ कदम बढ़ाएंगे। नहीं, अब एक बात और भी है, क्योंकि अब इन्होंने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और इनका मूल मंत्र है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर ये लोग बीजेपी के पक्ष में होते तो ये बीजेपी से अपना हक मांगते, लेकिन चूंकि ये बड़ा वोट बैंक है आरजेडी और जेडीयू का और वहां बिहार में सरकार भी नहीं की है, तो ये पहले तो हिस्सेदारी उन्हीं से मांगेंगे सर। तो बीजेपी से ये शिफ्ट उधर होते उससे पहले तो ये लोग बिहार सरकार के ऊपर कहे कि बिहार ने खुद एक बैकफायर अपने ऊपर कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बीजेपी के पास इसका यही जवाब है और बीजेपी इसको कर भी रही है कि अति पिछड़ी जातियों की जो नुमाइंदगी है, प्रतिनिधित्व है सत्ता में और पार्टी के हायरार्की में, उसको वो और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तो ये जो आरजेडी है ये चाह रही है कि इसकी कोशिश ये है कि ओबीसी को अपने पाले में ले आए, पूरे ओबीसी को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि ओबीसी में जो अति पिछड़ी जाति है उसको, उसके गठजोड़ को अपने पाले में रखें, अपने तरफ रखें। तो ये जो समझ रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित नहीं होगा जैसा ये लोग बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया अलायंस में कुछ घटक दल भी ऐसे जातिगत आधार पर जनगणना का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। तो इसके अंदर भी ये है, मतभेद है ना। तो ये किस तरीके से इनको फायदा पहुंचा पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया कि लगता नहीं है कि इससे इनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला, राजनीतिक लाभ मिलने वाला है ना। कुछ जानकार बता रहे हैं कि नीतीश जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक एक दाव होता है कि जब वो फंस जाते हैं तो इसी तरह का वो एक नया दाव चलते हैं। इससे पहले उन्होंने एक दलित और महादलित का एक
का भी बंटवारा करके एक दाव चला था, तो अभी तक लगता है कि दलित और महादलित का जो बंटवारा विकास के और महादलितों के उत्थान के लिए कहा गया, तो लगता नहीं कि बिहार के अंदर महादलितों का कोई बहुत बड़ा एक कहते हैं बहुत बड़ा उत्थान हो गया है, उनकी स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव है। तो उसी का एक बड़े कदम के रूप में इस जातीय सर्वे को हम देख सकते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि आप देखिए, ये दलित और महादलित का उन्होंने ये डिस्टिंक्शन किया नीतीश कुमार ने। जी जी जी। और उनका ये राजनीतिक उद्देश्य ये था कि दलितों में कुछ जाति का जो बोलबाला था, महत्व था, उसको कम करके अन्य महादलितों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर ला करके अपने पाले में ले आए, और इसमें वे बहुत हद तक सफल भी हुए। लेकिन अब जब ये ओबीसी को लेकर के एक नया चैप्टर खोला जा रहा है, एक नया अध्याय की बात हो रही है, तो वैसे में महादलित फिर से उनको लगेगा कि उनके हितों की अनदेखी हो रही है। तो आप कोई खेल खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह नुकसान भी उठाना पड़ जाता है ना। राजनीति जो है इस तरह का जीरो सम गेम नहीं होता है कि आपने एक कोई चाल चली, उसके बदले है ना। दूसरे आपको लाभ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया। यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं अपने विचारों को इस अहम विषय पर व्यक्त कर सकूं, साझा कर सकूं। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर समय समय पर आते रहिएगा और विभिन्न चर्चाओं में शामिल होते रहिएगा। साथियों, आज की इस परिचर्चा का सारांश यही है कि बिहार सरकार के द्वारा बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए एनडीए के कोर वोट बैंक जो 2014 से लेकर पिछले 2 दशक में बना है ओबीसी, उस पर चोट करने का एक प्रयास बिहार सरकार जेडीयू और आरजेडी के द्वारा किया गया। लेकिन समय से कुछ पहले इस दाव को चल दिया गया और ऐसी स्थिति में यह दाव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, समय बताएगा कि यह दाव जो इंडी गठबंधन के घटक दल आरजेडी और जेडीएस का है, जेडीयू का है, किस करवट बैठता है, यह चुनाव में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और यदि वीडियो के बारे में आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।